भारत में अगर मैं किसी से ये पूछूंगा ना कि मैं शादी करने वाला हूँ, क्या मैं लोन ले सकता हूँ? या फिर मैं कोई महंगा फ़ोन खरीदने वाला हूँ, गाड़ी खरीदने वाला हूँ, उसको मैं ईएमआई पे ले सकता हूँ? तो कोई मुझे नहीं टोकेगा। लेकिन जैसे मैं बात करूँगा ना कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं लोन ले लूँ के बैंक से, 10 लोग टोकने आ जाएंगे मुझे, ये बताने, ये जताने कि भाई बहुत रिस्क है बिजनेस में, मत ले, डूब जाएगा पैसा, तो कैसे चुकाएगा बैंक को। कितनी बड़ी दुविधा की बात है ना कि जिस चीज़ से मुझे 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो कि केवल दिखावा है, उसके लिए मुझे कोई नहीं टोक रहा, और जिस चीज़ से मैं करोड़ों कमा सकता हूँ आगे बिजनेस करके, उस पर मुझे 10 लोग टोकने आ जाएंगे। तो यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये जो उधारी का और ये जो दिखावे का ट्रेंड है ना, भारत में बढ़ता जा रहा है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दो और शेयर कर देना इस वीडियो को। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। नाइट फ्रैंक इंडिया एक कंपनी है जिसने हाल ही में प्रोप्राइटरी अफोर्डेबल इंडेक्स जारी किया है। उस रिपोर्ट में ये सच सामने आया है कि भारत में मुंबई एक ऐसा शहर है जो सबसे टॉप पे है, जहाँ पे जो लोग कमा रहे हैं ना, उसकी इनकम का 51% से ज़्यादा हिस्सा जा रहा है ईएमआई में। अगर हम दूसरे और तीसरे नंबर के शहरों की बात करें तो आते हैं हैदराबाद और एनसीआर वाले। हैदराबाद और एनसीआर में लोगों की इनकम का लगभग 30% हिस्सा जाता है ईएमआई में। वैसे तो हम सभी को बताएं कि ईएमआई क्या होती है, फिर भी एक बार बेसिक लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ईएमआई मतलब इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें प्रोडक्ट की कुल कीमत को निश्चित अवधि की मासिक किस्तों में बांट दिया जाता है। तो अगर मेरे पास मान लो आईफोन मुझे खरीदना है 1 लाख रुपए का और मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो मैं एक छोटा सा डाउन पेमेंट करके वो प्रोडक्ट अपने घर ला सकता हूँ, उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकता हूँ, और हर महीने मेरे बैंक से डिडक्ट होता रहेगा एक निश्चित अमाउंट जो भी सेटल हुआ है मेरे और दुकानदार के बीच में। कई बार देखा गया है कि ईएमआई ना इंटरेस्ट फ्री भी होती है 0% के साथ में, बट बेसिकली मैक्सिमम केसेस में आपको कुछ ना कुछ इसका कन्वीनियंस फी देना ही पड़ता है। तो प्रोडक्ट जो है ना 1 लाख का, वो हो सकता है थोड़ा सा महंगा पड़े एट द एंड ऑफ ईएमआई। अब भारत में ये देखा जा रहा है पिछले 4-5 सालों में, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है ना भारत का, जिससे मिडिल क्लास कहें या अपर मिडिल क्लास कहें, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ईएमआई को एक वैध जरिया बनाता जा रहा है। अब मैंने वैध जरिया इसलिए बोला है क्योंकि ईएमआई से परचेसिंग करने में कोई गलत कुछ नहीं है, कुछ इलीगल नहीं है। ये कोई ना तो कानून के खिलाफ है, ना हमारे संविधान के खिलाफ है। बेसिकली ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बिजनेस आइडिया है, जिसको कोई कंपनी लेके आई थी, और आज हर प्रोडक्ट पे ईएमआई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साथ ही ईएमआई को ये भी देखा जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है ईएमआई से परचेसिंग करना। ट्रांस यूनियन सिविल एंड गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 के दौरान पूरे देश में ईएमआई ट्रांजैक्शंस की संख्या में 50% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। यह रिपोर्ट कहती है कि ईएमआई की वजह से लोग अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, यात्राओं, शिक्षा और हेल्थ केयर पर ज़्यादा खर्च करने लगे हैं। वहीं दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक ईएमआई की वजह से उधारी, जिसे हम वित्तीय भाषा में क्रेडिट कहते हैं, उसकी भी पहुँच बढ़ी है। 2017 में जहाँ ये 15% थी, वहीं 2022 में ये बढ़कर 21% हो गई है। इसमें बड़ी संख्या क्रेडिट कार्ड धारकों की भी है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में क्रेडिट कार्ड धारक की संख्या नवंबर 2023 तक 9.60 करोड़ तक पहुंच गई है, जो एक दशक पहले की तुलना में 5 गुना से भी ज़्यादा अधिक है। पिछले 3 से 4 सालों में ईएमआई के थ्रू परचेजिंग करने का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक क्रेडिट कंपनी है जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार नवंबर 2021 तक 23% लोग ऐसे थे जो कि ईएमआई के थ्रू फ़ोन या फिर अन्य कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे, और वही आंकड़ा जो 2023 की बात करें तो हो गया है 44%, मतलब सीधा डबल। और अगले 10 सालों में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, या अनुमान लगाया जा रहा है कि ईएमआई के थ्रू परचेजिंग करने वाले हो जाएंगे 60%। तो पिछले 3 से 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि लोग ईएमआई से जो शॉपिंग करते हैं उसको लेके जागरूक हुए या ईएमआई को प्रेफर करने लगे? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कोविड के बाद। पहला रीज़न तो ये था कि लोगों के पास जॉब ही नहीं थी, बिजनेस ठप हो गया था, सेविंग्स नहीं थी, तो ईएमआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन के सामने आया। दूसरा था कोविड के बाद लोगों में लाइफ के प्रति अनिश्चितता बढ़ गई। सबको पता था कि आज कोविड आया है, कल कुछ और आ जाएगा, और अच्छे लोग जो अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, वो एक झटके में मर रहे हैं। तो लोगों ने समझा कि भाई जो जितने ज़िंदगी के मज़े लेने ना, ले लो, प्रोडक्ट ले लो और उसको कंज्यूम करो, ये सब ज़्यादा मत सोचो। तो इसमें ईएमआई से बेटर ऑप्शन बन के कौन सामने आ सकता था? पहले लोग ईएमआई का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे क्योंकि ऑफलाइन की प्रक्रिया जटिल होती थी। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से ईएमआई को चुनना आसान हो गया है, और इसीलिए भी लोग छोटे छोटे उत्पादों के लिए भी ईएमआई का उपयोग करने लगे हैं। आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 में 55% ईएमआई लोन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वितरित किए गए हैं।
ईएमआई से उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलता है, ये बात सच है, लेकिन इससे आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलता है। आपने देखा होगा आज अगर हमें घूमने भी जाना है तो हम ईएमआई पे या लोन लेके जाते हैं और हम उन प्रोडक्ट्स, उन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करने का सपना देख सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो बेसिकली क्या होता है ना, कंज्यूमर की जेब से पैसा शिफ्ट होता है मार्केट में, और जब मार्केट में पैसा आता है ना तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ाने के लिए रोज़गार के नए नए जो अवसर है वो सृजित करने पड़ते हैं। तो बेसिकली एक चक्रीय इफेक्ट होता है जिसे हमने इकोनॉमी में पढ़ा ही होगा। तो इससे अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। कुछ विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत को मंदी के दौर से बचाने में ईएमआई का बहुत बड़ा योगदान है। बैंकबाजार.com हर साल ये जानने के लिए अध्ययन करता है कि लोग ईएमआई का इस्तेमाल किन वस्तुओं या सेवाओं की खरीदी में कर रहे हैं। अगर साल 2022 और 23 के अध्ययनों की तुलना की जाए तो पता चलता है कि ईएमआई के जरिए शादी समारोह और कंज्यूमर उत्पादों पर खर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई है। जहां 2022 में केवल 7% लोगों ने ही शादी के लिए ईएमआई पे कर्ज लिया था, वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया है 11%। इसी तरह ईएमआई पर कंज्यूमर उत्पाद खरीदने वालों की संख्या भी 2022 की 18% से बढ़कर 2023 में 22% हो गई है। इसके विपरीत दो सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद यानी कि घर और वाहन ईएमआई पर खरीदने वालों की संख्या में समान अवधि में आंशिक गिरावट आई है। उधर एक अन्य सर्वे से पता चलता है कि भारत में 73% लोग आईफोन ईएमआई पे खरीदते हैं। जैसे हर किसी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं, ईएमआई के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है और ज़्यादा है। देखो, ईएमआई से अक्सर ये देखा गया है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को भी परचेस कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। मतलब हम नीड बेसिस पे परचेसिंग नहीं करते हैं, वांट बेसिस पे करते हैं। आपने देखा होगा जब क्रेडिट कार्ड मार्केट में नहीं आए थे तो हम कितनी सोच समझ के खरीदारी करते थे, पर जैसे ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मार्केट में आए ना, हम मॉल्स में जाते हैं, हम वो प्रोडक्ट भी लेके आते हैं जो हमें ज़रूरत ही नहीं होता, जिसे हम इम्पल्सिव परचेसिंग भी बोलते हैं। मतलब आपको केवल दिखावे के लिए आपको प्रोडक्ट रखना है अपने हाथ में, अपने घर में, उसको एक्चुअल जो ज़रूरत है ना उस प्रोडक्ट की वो आपको है ही नहीं। आपने देखा होगा कि 15 से 30 हज़ार मंथली कमा रहा है बंदा, उसके हाथ में आपको आईफोन मिल जाएगा, ब्रांडेड जैकेट मिल जाएगी, जीन्स मिल जाएगी, जूते मिल जाएंगे, सब कुछ ब्रांडेड मिलेगा, बट कर रहा क्या है वो? 30 हज़ार की नौकरी। भाई ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा, ऐसे दिखावे का क्या फ़ायदा? अब देखो, अगर आपके पास बहुत पैसा है या इतना पैसा है कि ईएमआई पे आप अफोर्ड कर सकते हो चीज़ों को, लग्जरियस चीज़ों को, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है ना, वो मिडिल क्लास का है और वो इस ईएमआई के ट्रैप में फंस चुका है। अगर आप एज ए मिडिल क्लास नौकरी कर रहे हो और आप घर खरीदने के लिए या अपनी परिवार की सुविधा के लिए कार खरीदने के लिए लोन लेते हो, ईएमआई लेते हो, तो समझ में आता है। लेकिन आप जस्ट फॉर दिखावे के लिए, दुनिया में ये दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है, करोड़ों का घर है, फार्म हाउस है, लग्जरियस कार है, केवल उसके लिए ईएमआई ले रहे हो, लोन ले रहे हो, या फिर शादी में पैसा खर्च कर रहे हो अपने बच्चों की या खुद की शादी में, और बहुत ही ग्रैंड पार्टी दे रहे हो शादी के लिए, तो ये सब दिखावा ना किसी काम का नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, आप बेटर है कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, रादर देन सोसाइटी में दिखावे के लिए। देखो, सोसाइटी है ना, ये समाज वाले ना 4 दिन बात करेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। उसके बाद आपको अपने जो स्किल्स हैं ना, उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा कुछ भी बड़ा करने के लिए। अक्सर ये देखा जाता है कि हम ईएमआई तो ले लेते हैं, उसके बाद अगर हम कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि यार मैं जो ईएमआई चल रही है ना 10-15 मेरे, जो घर, गाड़ी की, फ़ोन की और कपड़ों की, राशन की, इनको कैसे चुकाऊंगा? क्योंकि स्टार्टअप या बिज़नेस करता है, कुछ बड़ा करना है, तो भैया 1 साल तो बिना प्रॉफिट के करना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ी बाधा ये भी देखी गई है स्टार्टअप स्टार्ट करने में। तो ऐसे दिखावा किसी काम का नहीं है। अपनी ऊपर काम करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, असेट्स में इन्वेस्ट करो, रादर देन ये लायबिलिटीज़ क्रिएट मत करो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, रिलेवेंट लगा और किसी काम आया आपके, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है क्रिएटर्स को आपके सब्सक्राइबिंग के द्वारा। साथ ही इसी तरह के कंटेंट के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। तो अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।